हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं सीमा नागवान, स्वागत है आपका स्टडी विद सीमा नागवान चैनल में। आज हम पढ़ाई करेंगे DSSB के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की। 30 क्वेश्चंस रखे हैं, देखते हैं कितना स्कोर आप कर पाते हो। आप भी जानते हो कि अब पैटर्न चेंज कर दिया है। हिंदी अब इतनी आसान नहीं रही, हिंदी काफी डिफिकल्ट कर दी है। रस, छंद, रोला, चौपाई सभी में से क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ तक कि प्रवर्तक भी पूछ लिए जाते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, खुद चेक और जाने कितना स्कोर कर पाए हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। तो राइट आंसर क्या है? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फिर अगर शंकराचार्य अद्वैतवाद के माने जाते हैं तो विशिष्ट द्वैतवाद के कौन है? तो विशिष्ट द्वैतवाद के कौन है? रामानुजाचार्य। ठीक है, चलिए बताइए द्वैतवाद के कौन है? द्वैतवाद के माधवाचार्य। वहीं अगर मैं द्वैताद्वैतवाद के पूछ लूं आपसे तो आचार्य निम्बार्क। अपनी नॉलेज को चेक करते रहे कि कितना आता है, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। अब देखिए जरा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रमुख वाद कितने होते हैं, प्रमुख वाद कितने हैं और उनके प्रवर्तक कितने हैं, उनके प्रवर्तक कितने हैं? प्रवर्तक। ठीक है, आपको प्रमुख वाद पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। अगर मैं बात करूं शुद्धता द्वैता द्वैतवाद, शुद्धता द्वैतवाद, कौन है इसके प्रवर्तक? बताइए। वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। कौन है जरा बताइए? वल्लभाचार्य। वहीं अगर मैं आपसे पूछ लूं संघातवाद, संघातवाद के कौन है फिर? संघातवाद को और क्या बोल सकते हैं ये भी जान ले। संघातवाद को और क्या बोलते हैं? क्षणिकवाद। क्या बोलते हैं? क्षणिकवाद। और क्षणिकवाद को फिर किसके हैं प्रवर्तक? इसके बुद्ध हैं। कौन है? बुद्ध हैं। वहीं अगर मैं पूछूं हालावाद, हालावाद को अगर मैं पूछूं कि परिवर्तक कौन है इसके, तो हरिवंश राय। पहचान की किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है, ठीक है, से याद रख लेना, हालावाद और से हरिवंश राय। हरिवंश राय। ठीक है। छायावाद के कौन है? छायावाद के जयशंकर, जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। वहीं अगर मैं आपसे पूछ लूं चलिए और बताइए जरा, वेदांतवाद के कौन है? वेदांतवाद के कौन है? बादरान्य। बादरान्य कैसे याद रखोगे? वैसे वेदांत राय, वैसे बादरान्य। ठीक है, इस तरह से थोड़ा आसान रहता है। एमसीक्यूज आपको दिए होते हैं ऑप्शन में, आंसर आप पहचान पाते हो आसानी से। मार्शलवाद के प्रवर्तक कौन है? रामेश्वर शुक्ल। कौन है? रामेश्वर शुक्ल। शुक्ल, रामेश्वर शुक्ल। वहीं श्यामवाद, शादवाद, शादवाद के कौन है? प्राशवनाथ। ठीक है, कौन है? प्राशवनाथ। ठीक है, प्राशवनाथ। और जरा बताइए, थोड़े से और कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। कैप्सूलवाद के कौन है फिर? कैप्सूलवाद, कैप्सूलवाद के हैं ओंकार और त्रिपाठी। ओंकार नाथ त्रिपाठी, ओंकार नाथ त्रिपाठी। कैप्सूलवाद के कौन है? ओंकार नाथ त्रिपाठी। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए ध्वनि वाद के कौन है? ध्वनि, ध्वनि सुन के आनंद आता है आपको? आनंद वर्धन। ठीक है, म्यूजिक सुन के आता है ना आनंद आपको, तो ध्वनिवाद के कौन याद रखोगे? आनंद वर्धन। ठीक है। वहीं अगर रीतिकाल, रीतिकाल के पूछ लिया जाए तो रीतिकाल के कौन है? रीतिकाल के हैं केशव दास। कौन है? केशव दास। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए रामावत, रामावत के कौन है? संप्रदाय। कौन है? संप्रदाय रामानंद। कौन है? संप्रदाय रामानंद। कौन है भाई? संप्रदाय रामानंद। ठीक है, इस तरह अगर आपने कर लिया तो आपको याद होने चाहिए।
एक क्वेश्चन में मैंने पूरी डिटेल रखी है, पूरी वीडियो देखते रहे, अंत तक बने रहें और जानते रहें कि कितनी नॉलेज है अब या लेनी बाकी। ठीक है, हिंदी हम ऐसे ही सोचते हैं कि बड़ी आसान है, लेकिन जब करते हैं तब पता चलता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके ये सारी चीजें याद कर सकते हो कि प्रमुख वाद कौन से हैं और उनके प्रवर्तक कौन से हैं। वो टाइम गया बेटा जब हिंदी बहुत इजी क्वेश्चंस रखते थे। डी ट्रिपल एस बी ने अब सारा की सारा पैटर्न चेंज कर दिया है। तो देखिए किस तरह से याद करनी है। इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं पूछा, इस नहीं को ध्यान में रखे। ठीक है, यहीं से आंसर बदल जाते हैं। देखिए, उदक, अंबु, नीर, रोमपे। तो राइट आंसर तो आप जानते ही हो, रोमपे। रोमपे जल का पर्यायवाची नहीं है। कोई आपसे पूछ ले कि जल के पर्यायवाची क्या होते हैं, जो न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियो देख सकते हैं जो मैंने पर्यायवाची पे बनाई है। ठीक है, तो जरा बताइए जल के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? वारी बोलते हैं। ठीक है, वारी, जल को वारी बोलते हैं। पानी तो आप सभी जानते हो, पानी। और नीर भी आप सभी जानते हो। ठीक है, नीर भी जानते हो, नीर आया हुआ है। ठीक है, नीर जानते हो। सलील भी होता है, सलील। ठीक है, तोए भी बोलते हैं, तोए, तोए। और उदक भी बोलते हैं, उदक, ये आया हुआ है, ये भी पर्यायवाची जल का है। उदक के साथ साथ अम्बु भी बोलते हैं, अम्बु भी देखिए दिया हुआ है आपको। ठीक है, नोट पूछा था इसीलिए रोम पे आपका राइट आंसर है। राइट आंसर आपका ये है, रोम पे। ठीक है, अम्बु भी बोलते हैं, अम्बु के साथ साथ जीवन। देखिए, जल है तो जीवन है, सब सुन रखा है सबने। पे भी बोलते हैं, पीने का पानी है, अमृत के समान होता है पानी, प्यासे मर जाओगे अगर पानी नहीं होगा। ठीक है, मेघ पुष्प भी होता है, मेघ पुष्प भी होता है। तो इतने सारे पर्यायवाची आप याद रखें। ठीक है, बिल्कुल समान शब्द जो होते हैं उन्हें एक तरह से पर्यायवाची ही बोलते हैं। अगर मैं आपको कुछ होमवर्क दूं या फिर एक्स्ट्रा नॉलेज दूं, तो देखिए अगर मैं आपसे पृथ्वी का पूछ लूं, पृथ्वी का, तो पृथ्वी का बताइए कितने होते हैं? अगर आप जानते हो तो कमेंट में बता सकते हो, सभी जानते होंगे। पर्वत का क्या है फिर? पर्वत में देखिए, शैल, नग, नग सबसे ज्यादा पूछ लिया जाता है। भूधर और शैल ये तो हमने पढ़े हुए हैं। पहाड़ भी हमें पता ही है। अंचल, अंचल, अंचल हमें पढ़ना है। ठीक है, वही महिदर, महिदर बहुत पूछा जाता है। गिरी तो सभी जानते ही, आसान है। जो आसान है ना वो नहीं पूछता हुआ एग्जामिनर। ठीक है, भूमिधर। पृथ्वी के आप कमेंट में बताएं। बिजली के, अगर मैं बिजली के बात करूं तो बिजली का क्या क्या हो जाएगा? चपला, चपला, चंचला, ये भी पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। दामिनी, ठीक है, दामिनी। और सोदामिनी, सोदामनी भी है इसका। वहीं से विद्युत भी बोलते हैं, विद्युत तो आप सब जानते हो। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं विद्युत। तड़ित, तड़ित, ठीक है, तड़ित भी है। मेघ का जान ले, मेघ का भी बहुत पूछता है। चलो कमेंट में बताओ, काफी आसान पूछ लिया मैंने। राजा के भी आप जानते ही होंगे। ठीक है, काफी इजी है, कमेंट में बताइए। सागर, सागर, समुन्द्र तो सभी जानते हैं। उदित, उदिग्धि भी हो सकता है। वहीं जल्दी, जल्दी भी सभी जानते हैं। परिधि, ठीक है, याद रखना है। अब ये जो पूछता है एग्जामिनर वो पावर, पारावार से पूछ सकता है। कहां से? पारावार। पारावार किसे बोलते हैं? सागर को ही बोलते हैं। सिंधु भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, और नीर, नीर निधि भी बोलते हैं। नीर निधि, नीर निधि, सिंधु, पारावार, वारिधि, उदधि, ये सब ऐसे याद है नए वर्ड जो एग्जामिनर दे सकता है आपको। ठीक है, जंगल का अगर मैं आपसे पूछ लूं, जंगल का तो वन है, कानन है, कानन। और क्या है? बीहड़ भी बोलते हैं, बीहड़। विटप, विटप भी बोलते हैं और विपिन भी बोलते हैं। ठीक है, विपिन भी बोलते हैं। चलिए घर का आप बता दीजिए। घर का भी बहुत आसान है, ये होमवर्क है आपके। ठीक है, घर का क्या होता है? अच्छा, जो घर का एक जो नया है वो आप याद रखें, निलय भी बोलते हैं, निलय। अब लोग इसको मंदिर भी बोलने लगे हैं, मंदिर, निलय। गृह, आलस, व्यय, आवास, गृह, सदन तो ये आप जानते हैं। ये जो पुराने हो गए ना जिन्हें हम जानते थे, एग्जामिनर उनसे नहीं देता क्वेश्चन, वहां से फंसता है जहां से आपने पढ़ाई ना हो। ठीक है, कुछ अलग आता है पेपर में। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्न में से श्रोष्ठवादी आलोचक कौन है? ठीक है, अब आपको ये भी बताना है कि आलोचक कौन है। डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या विजय देव नारायण शाही। तो सब जानते ही होंगे, नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, अगर कोई पूछ ले शोष्ठवादी आलोचक कौन है तो नंद दुलारे वाजपेयी।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यह है नंद दुलारे वाजपेयी की, नंद दुलारे वाजपेयी। आप जानते हो प्रसाद, पंत और निराला, जानते हो प्रसाद, पंत और निराला। ठीक है, इस पर क्या हुआ, इस पे अलग 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 समीक्षात्मक निबंध लिखकर, ठीक है, अलग अलग क्या समीक्षात्मक निबंध लिखकर नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के छायावाद के समर्थक आलोचक के रूप में सामने आए थे, समर्थक आलोचक के रूप में सामने आए। ठीक है, तो नंद दुलारे वाजपेयी को छायावादी भी कहा जाएगा। ठीक है, और इनको स्वच्छतावादी स्वच्छंदतावादी, ठीक है, या फिर आप इनको सौष्ठववादी, क्वेश्चन में दिया हुआ ना सौष्ठववादी, सौष्ठववादी, ठीक है, सौष्ठववादी, या फिर आप इनको अध्यात्म अध्यात्मवादी, अध्यात्मवादी भी समीक्षक भी कह सकते हैं, समीक्षक भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या पूछ ली जाए कि नंद दुलारे की समीक्षात्मक कृतियां पूछ ली जाए, कृतियां। तो देखिए आपको कृतियां भी पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी कृतियां हैं नंद दुलारे वाजपेयी की। आधुनिक साहित्य, आधुनिक साहित्य इन्हीं की कृतियां हैं, नंद दुलारे वाजपेयी की ही साहित्य है। नया साहित्य, नया साहित्य, नया साहित्य या फिर नए प्रश्न, ठीक है, नए प्रश्न या कवि निराला, कवि निराला। ठीक है, ये प्रमुख समीक्षात्मक कृतियां हैं नंद दुलारे वाजपेयी की। अच्छा, अब आपसे मैं ये पूछ लूं कि बताइए जरा, सोष्ठवादी आलोचक किसे कहते हैं, या सोष्ठवादी आलोचना क्या होती है। सोष्ठवादी आलोचना क्या होती है, जब किसी रचना की, कोई रचना है या फिर कोई रचनाकार है, ठीक है, कोई रचना या रचनाकार का मूल्यांकन किया जाए। क्या करोगे आप, मूल्यांकन करोगे ना, मूल्यांकन करते वक्त, ठीक है, कला पक्ष को सर्वाधिक, किसको, कला पक्ष को सर्वाधिक महत्व देना क्या कहलाता है, सोष्ठवादी आलोचना है। ठीक है, वहीं अगर मैं आपसे पूछ लूं, चलिए रामचंद्र शुक्ल के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तर्क विश्लेषण अच्छा है, विश्लेषण अच्छा है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का तर्क विश्लेषण अच्छा है, और आलोचना पद्धति किस आधार पर की जाती है, वैज्ञानिक की जाती है। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से या फिर चिंतन करके या तर्कपूर्ण करके। ठीक है, और रसवादी के ज्यादा आलोचक हैं, ये रसवादी के आलोचक रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, और इन्होंने किस किस की आलोचना की थी, जो तुलसी सूर तथा जायसी पर, तुलसी सूर तथा जायसी पर रामचंद्र शुक्ल की समालोचनाएं और हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, उनकी आलोचना दृष्टि का पता चलता है। और चिंतामणि का जो निबंध था, चिंतामणि का जो निबंध था ना, चिंतामणि के निबंध में भी शुक्ल जी ने क्या करा, गंभीर अध्ययन किया, विश्लेषण की क्षमता का भी पता चलता है कि इनकी जो विश्लेषण क्षमता है वो काफी अच्छी है आलोचना में। ठीक है, विश्लेषण क्षमता। वहीं अगर डॉक्टर नगेंद्र की बात कर ली जाए, नगेंद्र की बात की जाए, डॉक्टर नगेंद्र, ये भी रसवादी आलोचक है, ये भी क्या है, ये भी रसवादी आलोचक हैं, आलोचक हैं। और रस सिद्धांत पर, रस सिद्धांत आपने जो ग्रंथ पढ़ा होगा, रस सिद्धांत जो ग्रंथ था ना, रस सिद्धांत ग्रंथ में डॉक्टर नागेंद्र ने, ठीक है, रस की विशद विवेचना की है, विशद विवेचना, रस की विशद विवेचना करके उसे पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। ठीक है, पुनः प्रतिष्ठित करने का भी प्रयास किया। और सबसे पहले ये छायावादी आलोचक के रूप में इनको प्रतिष्ठा मिली, छायावादी आलोचक के रूप में डॉक्टर नगेंद्र को प्रतिष्ठा मिली थी। और किस किस की आलोचना की थी, सुमित्रानंदन, सुमित्रानंदन पंत काफी फेमस है। और साकेत एक अध्ययन, साकेत एक अध्ययन, ठीक है,
इनकी भी अगर हम बात कर लें तो इनकी आलोचना दृष्टि कैसी है, शाही की भी दृष्टि कैसी है, आलोचना दृष्टि हमेशा समग्रता पर रही है। उनका मानना है कि कविता की समझ अगर सही है, ठीक है, तो सूर, तुलसी, देव, बिहारी, मतीराम, महादेव या जय को एक साथ समझा जा सकता है। और शाही की आलोचना शेल दो टूक और प्रखर थी, ठीक है, इनकी आलोचना अगर पूछ ले कोई तो दो टूक और प्रखर थी। 3 में न 13 में इस लोकोक्ति का अध्ययन क्या है। लोकोक्तियां प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, लोकोक्तियां पर एक पर्टिकुलर वीडियो है। हर किसी की गिनती में होना, हर काम में सफलता, नगण्य, गणित में माहिर, तो क्या होता है नगण्य, नगण्य, ठीक है। नगण्य क्या होता है भाई, जो गिना ना जाए, ठीक है, जो गिने जाने योग्य ना हो, जो गिने जाने योग्य ना हो। अगर कोई वाक्य बनाने के लिए बोल दे तो कमेंट में बना सकते हो वाक्य, जैसे तुमने अपनी बेटी की शादी में मुझे पूछा तक नहीं, पूछते भी क्यों, तुम्हारे लिए तो मैं 3 में न 13 में, इस तरह के वाक्य आप बना सकते हो, और भी बना सकते हो, कमेंट में बताइए। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के शब्द एक ही और अनेक अर्थ, ठीक है, वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या श्लेष अलंकार। तो हम सब जानते हैं श्लेष अलंकार, ठीक है। श्लेष से देखो ये से जैसा लग रहा है, शब्द शब्द कितना है एक, और अर्थ कितने हैं इसके अनेक, ठीक है, अनेक। वही इसका अर्थ पूछ लिया जाए, अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ, हम सभी जानकार की। अलंकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जानते हैं अलंकार के 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार, शब्द अलंकार, ठीक है, नंबर 1 शब्द अलंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, अर्थालंकार, और नंबर 3 है आपका उभय याल उभयलंकार, ठीक है, उभयलंकार। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ पूछा है तो अंतस्थ हम जानते हैं या, रा, ला, वा, तो देख लो वाह है, ठीक है, वाइट राइट आंसर हो जाए, ठीक है। उच्चारण के आधार पर मैंने बनाई हुई है वीडियो पूरी, आप देख सकते हो, प्रीवियस प्लेलिस्ट में जा सकते हो, हिंदी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, पूरा मैंने लिखा हुआ है। जो फेवरेट है एग्जामिनर के वो मैं लिख देती हूँ। द्योष्ठे, द्योष्ठे में क्या हो जाता है, उच्चारण ध्वनि अगर देखो पा, पा, बा, भा, मा, ठीक है। वहीं अगर दंतोष्ठ्य में बात की जाए, दंतोष्ठ्य में तो सिर्फ और सिर्फ फा आती है, ठीक है। दंतोष्ठ्य में देख लो सिर्फ फा है, और दंतोष्ठ्य में देख लो पा, फा, बा, मा, उच्चित ध्वनि, ठीक है। ये द्यष्ठ्य है, द्यष्ठ्य पा, फा, जब होठ मिलते हैं बोलते वक्त, दंतोष्ठ्य पा, पा। जब आप बोल रहे हो तो जो नीचे का आपका होठ है उस पे आपके दांत लग रहे हैं, ठीक है, होठ के साथ आपके दांत लगते हैं, तभी हो गया ना वो दंतोष्ठ है। होस्ट मतलब क्या होता है आपका होस्ट, होठ, ठीक है, होठ के साथ जब दांत मिले तो बोलते हैं दंतोष्ठ है। बोल के देखिए पा, पा, जो आपका ऊपर के दांत है ना वो होठ पे आ जाएंगे, निचले वाले होठ पे फा बोलते वक्त, पा, फा, बा, मा, भा, बोल के देखिए दोनों होठ ही होठ टच होंगे आपके, ठीक है। वहीं अगर आप दंत की बात करें, दंत की बात, ता, था, दा, धा, तो आपकी जो अंदर जीभ है ना, वो जो आपके ऊपर वाले दांत है उनके अंदर टच होगी, दांतों पे टच होगी दंत पे। और वहीं अगर वतस्य की बात हो, वतस्य ना, सा, जा, रा, ला, ठा, ठीक है, वतस्य ये वाले हैं। ना, सा, जा, रा, ला, ठा, ठीक है। मूर्धन्य भी लिख देती हूँ, टा, ठा, डा, ढा, ना, डा, डा, रा, शा। और वहीं अगर आपसे कठोर तालव्य पूछ लिए जाए, तालव्य कौन से हैं, कठोर तालव्य, तो वो कौन से हैं, शा, चा, जा, जा, जा। वहीं कोमल, कोमल पूछ लिए जाए, कोमल तालव्य, कोमल तालव्य भी है आपके
का, खा, गा, घा, ना, खा, ग। और वहीं अगर आपसे कुछ पूछ ले, पश्च कोमल तालव्य, कोमल तालव्य, वो कौन सा है? का। और वहीं आपसे पूछ लिया जाए स्वयंत्रामुखी, स्वयंत्रामुखी, वो कौन सा है? इनमें से उभयुदय शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तोड़ के देख लो, इसका विग्रह कर लो आप। अभिजमा में उदय, देख लिए, मैच करिए। अभिजमा में उदय, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अभी ई आया यहाँ पे उ आया, तो ये क्या बन गया? ये। ठीक है, तो ये जो ये बना है, ठीक है, अभ्युदय, इससे बना अभी का ई और यहां से उ, तो ये बन गया। कौन सा है ये? या वाले कौन से होते हैं? या वाले, या से यन संधि, यन संधि। ठीक है, संधि वाली वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बनाई है मैंने। प्लेलिस्ट में जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो संधि पे वीडियो देख सकते हैं, पूरी समझाया हुआ है सब कुछ मैंने। ठीक है, यन संधि की अगर बात की जाए तो यन संधि करते वक्त आप देखते हो कि ई हो तो बड़ी ई के साथ मिलके अन्य स्वर जैसे कि या बन जाता है। ठीक है, ऊ हो, बड़ा ऊ हो, उसके साथ बन के वा बन जाएगा। और वहीं जब रे ऋषि, ठीक है, रे ऋषि के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ये रा बन जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम यन संधि बोलते हैं। कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? दोहा रोला, दोहा उल्लाला, दोहा सोठा या दोहा उल्लाला। तो ये बनता है दोहा रोला से। ठीक है, कुंडलिया छंद किससे बनता है? दो छंदों के योग से, दोहा और रोला। बता दूं आपको कि कुंडलिया होता क्या है? एक विषम, विषम मात्रिक छंद होता है, विषम मात्रिक छंद होता है। कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद होता है, मात्रिक छंद। ठीक है, जिसमें पहला दोहा, पहला एक दोहा और चौथा, ठीक है, पहले के बाद कौन सा? चौथा, दोहे के चौथे चरण में पहले पहले एक दोहा और बाद में दोहा का चौथा चरण, दोहे के चौथे चरण, चौथे चरण से। ठीक है, यदि एक रोला रख दिया जाए, एक रोला रख दिया जाए तो कुंडलिया छंद बनेगा। क्या बन जाएगा आपका? कुंडलिया छंद बन जाएगा। ठीक है, जैसे रत्नाकर सबके लिए, रत्नाकर सबके लिए होता एक समान। ठीक है, ठीक है, 24 मात्राएं और 13 मात्राओं पर, 13 मात्राओं पर यदि। ठीक है, दोहा की अगर मैं बात करूं, दोहा की तो 24 मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं दोहा में, 24 मात्राएं। विषम चरण कितने हैं? विषम चरण, चरण 13-13 मात्राओं के विषम चरण होते हैं और 11-11 मात्राओं के समचरण होते हैं, समचरण। समचरण कितने? 11-11 मात्राओं के, विषम 13-13 के। ठीक है, रोला में मैंने आपको बता ही दिया। उल्हा में, उल्लाहा में कितने हैं? विषम तो है आपके 15-15, विषम कितने हैं? 15-15 मात्राएं हैं, 15-15 मात्राएं। और सम कितनी होती है? 13-13। सम कितनी है? 13-13 मात्राएं होती हैं। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में शुद्धि है? आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, अनेकों, अनेक लोग ही बहुत होता है, अनेकों लोग की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो अशुद्धियां आपकी किसी भी तरह की हो सकती हैं, वाक्य की हो सकती हैं, संज्ञा संबंधी हो सकती हैं, लिंग संबंधी हो सकती हैं, वचन, ठीक है, कारक, ये सब मैंने वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट से देख ले। सर्वनाम क्या होते हैं उनसे भी रिलेटेड आपकी त्रुटियां हो सकती है, विशेषण से भी, ग्रामर के किसी भी रूल से आपकी त्रुटियां मिल सकती हैं, क्रिया संबंधी विशेषण से मिल सकती हैं। ठीक है, तो इन सब त्रुटियों के आधार पर 2 क्वेश्चन हमेशा DSSS भी रखता ही रखता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, PGT हो, TGT हो या PRT हो। तो यहाँ पे क्या अनेक लोग
ईश्वर में विश्वास रखने वाले शब्द समूह के एक शब्द बताइए। ये तो सभी जानते हैं, आस्तिक। भक्त नहीं होता, नास्तिक भी नहीं है, श्रद्धावान भी नहीं है। काफी आसान था। ठीक है, कंफ्यूजन आपको यहाँ भक्त में हो सकती थी। ठीक है, भक्त वो होता है जो ईश्वर की उपासना करे, जो ईश्वर की उपासना में लीन हो, ईश्वर की उपासना में लीन हो, उपासना में लीन। ठीक है, और जो ईश्वर की उपासना में लीन है वह भक्त है। और आस्तिक का मतलब क्या है? जो ईश्वर में विश्वास करे, ईश्वर में विश्वास करे। ठीक है, तो आप विश्वास करें वो आस्तिक होता है। तो देखिए, विश्वास करे वो आस्तिक है, विश्वास करे वो आस्तिक, और जो उपासना में लीन हो, ठीक है, वो उपासना को भक्ति बोला है। दोनों अलग अलग है। और जो भक्ति वगैरह कुछ भी ना करे, विश्वास ही ना रखता, ठीक है, विश्वास ना रखे, उसे आप नास्तिक बोलोगे। ठीक है, वहीं अगर श्रद्धावान की बात करें तो उसके मन में श्रद्धा का भाव है, श्रद्धा का भाव है। और अगर मैं बोल दूं आपसे कि जो ईश्वर भी हो, धर्म भी और दर्शन भी और आत्मा सब में रुचि रख रहा है, ऐसी प्रवृत्ति के इंसान को बोलते हैं आध्यात्मिक। ठीक है, उसको धर्म, ईश्वर, दर्शन, आत्मा सब में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आध्यात्मिक, सब में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आध्यात्मिक। हिंदी मानक का आधार क्या है? खड़ी बोली, अपभ्रंश, पूर्वीय हिंदी, परिनिष्ठित हिंदी। तो खड़ी बोली है हिंदी भाषा के मानक का आधार। की बात की जाए अपभ्रंश की, तो आधुनिक भाषाओं से जो पहले की बात है तो उत्तर भारत में बोलचाल में था, उत्तर भारत की बोलचाल में था, उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना। ठीक है, और साहित्य रचना की सबसे जीवंत प्रमुख भाषा है उपभ्रंश। ठीक है, उत्तर भारत में बोलचाल या फिर साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा क्या है? अपभ्रंश। पूर्वीय हिंदी तो आपको पता ही होगा, पूरब देशों में बोली जाती है, पूरब देश में उत्पन्न है, पूरब देश में, नाम में ही है पूरब। ठीक है, पूरब में उत्पन्न रहने वाला पूरब का ही बोलता है। परिनिष्ठित हिंदी, देखो शुद्ध हिंदी में परिनिष्ठित हिंदी कहा जाता है। शुद्ध हिंदी, बिल्कुल शुद्ध हिंदी जो बोल रहा है ना, उसको परिनिष्ठित कहा जाता है। अच्छा, इसकी जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली के जनक कौन माने जाते हैं? भारतेंदु। भारतेंदु हिंदी में नाटक विद्या है ना, हिंदी में नाटक विद्या और खड़ी बोली दोनों के ही जनक माने जाते हैं भारतेंदु। ठीक है, और अगर मैं इससे पूछ लूं कि खड़ी बोली के प्रथम विश्व कवि कौन है? विश्व कवि, देखिए हिंदी में जो पूछा मैंने, भारतेंदु थे जो नाटक विद्या खड़ी बोली के जनक, लेकिन खड़ी बोली के प्रथम विश्व कवि की बात करी जाए तो हरिओंठ। कौन है? हरिओंठ। और खड़ी बोली में पहले रचना करने वाले कौन थे? रचना करने वाले अमीर खुसरो, पढ़ा ही होगा आपने, अमीर खुसरो। कबीर तुलसी ने भी प्रयोग किया था खड़ी बोली का। कबीर और तुलसी ने भी अपने अपने अलग अलग रचनाओं में खड़ी बोली का उपयोग किया। इनमें से कौन सी भाषा भाषाई इनमें से इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं? पूछा है। कौन सी नहीं है? मिजो, नेपाली, सिंधी, कन्नड़। तो मिजो नहीं है। ठीक है, मिजो है कहाँ की भाषा? मिजोरम की है, मिजोरम की भाषा है, प्रमुख भाषा है। और इसे लुशाई भी कहा जाता है, लुशाई, लुशाई भी कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं तो मिजोरम को 1954 तक लुशाई पर्वतीय जिले के नाम से जाना जाता था, लुशाई पर्वत के नाम से भी जाना जाता था, पर्वतीय जिले के नाम से। ठीक है, पर्वतीय जिले के नाम से जाना जाता था। और मिजोरम के अतिरिक्त वहां जो मिजोरम के पास सटे हुए जैसे कि त्रिपुरा है, त्रिपुरा है,
चटगांव है, चटगांव हिल, जीके भी बढ़ जाएगी आपकी। चिन हिल्स, इनके आसपास के क्षेत्र में भी बोलते हैं हिल्स, ठीक है। भारतीय संविधान की अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की कितनी भाषाएं हैं? अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया था, 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। स्टार्टिंग में, प्रारंभ में अगर मैं पूछ लूं तो प्रारंभ में 14 भाषाओं को मान्यता मिली थी, ठीक है, जिसमें आपकी देखो जो ये सिंधी है, सिंधी सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन किया, संविधान संशोधन। और ये संशोधन कब किया था? अधिनियम कब बना ये? 1967 में, तब शामिल किया सिंधी को। वहीं अगर मैं नेपाली, ठीक है, ये भी 71वां संशोधन था, 71वां संशोधन, 71वां संशोधन। और 1992 में हुआ था जब जोड़ा गया था नेपाली। और नेपाली के साथ साथ कुछ और भाषाएं भी जोड़ी गई थी, जैसे कि नेपाली के साथ साथ कोंकणी, कोंकणी जोड़ी, कोंकणी, मणिपुरी भी जोड़ा था, मणिपुरी, और नेपाली को जोड़ा था 1992 में। और हाल ही में 92वां 92वां संविधान संशोधन हुआ है, संविधान संशोधन अभी नया नया हुआ था 2003 में। उसमें, ठीक है, बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा भी शामिल की है। ऐसे कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? तो ये तो आपको पता ही होगा, कौन कौन से हैं? पा, पा बा मा, का खा गा, शा, त्र ग श, यारा लावा। तो ये कौन से हैं? यारा लावा। यारा लावा को कौन से बोलते हैं आप? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जो जीभ, तालु, दंत, ओष्ठ सबके स्पर्श से बने होते हैं, किंतु ये कहीं भी एक दूसरे का पूर्ण स्पर्श नहीं करते, इसलिए इन्हें तनिक व्यंजन भी कहते हैं, तनिक व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? यारा लावा, ठीक है। ये वाले कौन से हैं? ये वाले ओष्ठ होते हैं बेटा, ओष्ठ, होठों से आप बोलते हैं उन्हें, ठीक है। का खा गा, ये वाले कौन से होते हैं? कंठ बोलते हैं, कंठ से जब आवाज निकलती, कंठ से। और फिर ये सारे संयुक्त हैं, दो से मिलके बने हों, ठीक है, संयुक्त व्यंजन है। बाकी फिर मैं वही कहूंगी कि प्लेलिस्ट में चले जाओ, व्यंजनों पे या वर्णों पे, ये सारी मैंने स्वर वर्ण ये सब पढ़ाया, फुल ग्रामर वाली एक वीडियो में। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अगेन पूछा हुआ है, मराठी, मणिपुर, संथाली, भोजपुरी। तो भोजपुरी शामिल नहीं है, ठीक है। अगर मैं 22 भाषाएं आपको लिख दूं तो आपको शायद अच्छे से याद भी हो जाए कि 22 भाषाएं फिर हैं कौन कौन सी। देखिए, कश्मीरी भाषा, कश्मीरी, सिंधी, ठीक है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, असमिया, ओडिया, वहीं गुजराती, गुजराती, ठीक है, कन्नड़, कन्नड़ है, तेलुगु भी है, तेलुगु, तमिल भी है, तमिल भी है, मलयालम भी है, मलयालम, उर्दू भी है, उर्दू, संस्कृत भी ली हुई है, संस्कृत भी है, और नेपाली भी ली हुई है, नेपाली, नेपाली, कोंकणी भी है, कोंकणी, कोंकणी भाषा को भी शामिल किया हुआ है, बोडो भी है, बोडो, डोंगरी, डोंगरी, और मैथिली, मैथिली। काउंट कर लेते हैं, क्या 22 हो गई हैं?
कश्मीरी 1, सिंधी 2, 3 पंजाबी, 4 हिंदी, 5 बंगाली, 6 असमिया, 7 ओडिया, 8 गुजराती, 9 कन्नड़, 10 तेलुगु, 11 तमिल, 12 मलयालम, 13 उर्दू, संस्कृत 14, नेपाली 15, कोंकणी 16, बोडो 17, डोगरी 18, मैथिली 19। अब 3 ये जोड़ लेना, 22 हो गई पूरी। इसमें मैंने मराठी नहीं लिखा, 20, मणिपुरी नहीं लिखा, मणिपुरी और संथाली। ठीक है, तो हो गई 20, 21, 22। तो 22 भाषाएं हैं। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता ही है, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करो। 8वीं अनुसूची में जो ली थी 22 भाषाएं, ये मैंने लिख दी है, स्क्रीनशॉट ले और याद कर ले बेटा, इंपॉर्टेंट है। पान खिलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बिना काम का काम करना, सगाई करना, पान का बीड़ा तैयार करना, किसी से काम की प्रतीक्षा करना। देखिए, पान खिलाने का वैसे तो है सगाई करना, जी हाँ, सगाई करना। जैसे इसका मैं वाक्य बनाने के लिए बोलूं तो पिता ने अपने बेटे को पान खिलाने के लिए तैयार कर दिया। ठीक है, आज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ सही है? ढाईगर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, या बेईमानी पे नताली पुरस्कार, या अर्धनागेश्वर व्याम सम्मान, या आवा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो सही क्या है? 2.5 अक्षर साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। गिरिराज जो किशोर थे उनको प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का 2.5 साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला भाई? सही, सन 1992 में 2.5 नामक उपन्यास के लिए साहित्य जो गिरिराज किशोर थे उन्हें मिला था ये साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिंदी साहित्य की रचना ही कब हुई थी? अगर मैं पूछ लूं कि हिंदी साहित्य अकादमी की ये जो पुरस्कार देती है साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई? 1954 से हुई थी, और फिर 1955 में, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया था। माखनलाल चतुर्वेदी है ना, उनकी कविता, माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था पुरस्कार। उनकी कविता भी थी हिम तरंगिनी, हिम तरंगिनी के लिए, हिम तरंगिनी के लिए हिंदी साहित्य अकादमी ने पुरस्कार दिया। जो व्यास सम्मान है, चलिए कलर चेंज करते हैं, व्यास सम्मान, ठीक है, व्यास सम्मान जी को जो पहला सम्मान मिला था 1991 में रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार हिंदी के लिए दिया गया था। ठीक है, और जो ज्ञानपीठ है, जो रामव्यास है ना, रामव्यास को 1991 में पहला व्यास सम्मान, पहला व्यास सम्मान 1991 में मिला था। किसको? यहाँ देखिए, ये सही नहीं है, ये मिला था रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। ठीक है, और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये शंकर कुरूप को प्रदान किया था, शंकर कुरूप 1965 में। कहाँ के लेखक थे शंकर कुरूप? मलयालम के लेखक थे, मलयालम लेखक थे। ठीक है, इनको ये पुरस्कार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवान और जवान शब्द युगम का सही अर्थ है। जवान का मतलब क्या होता है? जैसे आप जानते ही हो, जीव, ठीक है, और जवान कौन होता है? युवा। तो युवा और जीव ये उल्टा लिखा हुआ है, गलत है, भाषा प्रौढ़ नहीं होता, जीव और युवा राइट आंसर है, प्रौढ़ और भाषा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अकर्मक, सकर्मक, अकर्मक, अनेकार्थक, पूर्वकालिक। तो कौन सा है? अकर्मक। ठीक है, सीता सोई है, इस क्रिया का उसका फल कर्ता पर पड़ रहा है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? आकर्मक क्रिया बोलेंगे, जब किसी वाक्य में कर्ता हो और उसकी क्रिया हो। ठीक है, क्रिया तो है लेकिन कर्म ना हो। अब यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, ठीक है, कर्म ना हो, तो जिसमें कर्म ना हो उसे क्या बोलते हैं? आकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सूरज निकला,
सूरज निकला, ये भी क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, बच्चा खेलता है, बच्चा खेलता है, ये भी क्या है, अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है, बच्चा खिलौनों से खेलता है, खिलौनों से खेल। ठीक है, तो जो वो खेल रहा है वो खिलौनों की हेल्प से खेल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया होती है। अनेक अर्थ, ठीक है, अनेक अर्थ किसके, किसी शब्द के, किसी शब्द के क्या निकले, अनेक अर्थ निकले, तो उसे क्या बोलते हैं, अनेकार्थ क्रिया। जैसे अगर मैं पूछूं अर्क, अर्क का मतलब क्या होता है, अर्क का मतलब सूर्य भी है, ठीक है, इंद्र भी है, देवराज भी है, उग्र भी है, तीव्र भी है, उग्र तीव्र, ठीक है, और ऋण भी है, और अर्क का मतलब यहाँ पे कर्ज भी है। तो ये बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं। फिर पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जहां पे एक काम पहले, जो एक काम समाप्त हो रहा है, फिर दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है। जैसे श्याम भोजन करके सो गया, श्याम भोजन करा, पहले तो उसने भोजन किया, एक काम खत्म किया, भोजन करके सो गया, फिर दूसरा काम, सो गया। ठीक है, तो इस तरह पूर्वकालिक क्रिया है। एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया के पूर्ण होने का बोध हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विश्लेषण है, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक। तो देखिए दूध कैसा है आपका, दूध मीठा है, तो ये क्या है, गुण। ठीक है, दूध कैसा है, मीठा, और मीठा होना गुणवाचक कहलाता है, गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। जब किसी संज्ञा हो या सर्वनाम के, जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप का, रंग का बोध कराएं, वे गुणवाचक कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं, जो मात्रा का बोध कराएं, मात्रा के बारे में बताएं, परिमाणवाचक। ठीक है, सार्वनिक, जो सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आए, ठीक है, वह क्या है, संज्ञा के पहले आए, वो कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक। और संख्या में क्या बताते हैं, संख्या के बारे में बोध कराते हैं। इनमें से संदेश राशक के रचयिता कौन है, मेरुतुंग है, अब्दुल रहमान है, हेमचंद्र है या धनपाल है, कौन है, अब्दुल रहमान। ठीक है, पूछ लिया जाए संदेश राचक के रचयिता कौन है, अब्दुल रहमान। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि संदेश राशक होता क्या है, तो आप लोगों ने अपभ्रंश के बारे में, तो अपभ्रंश में रचित एक काव्य है, क्या है, एक काव्य है। संदेश राचक अपभ्रंश में रचित एक काव्य है, और जिसकी रचना किसने की है, जिसकी रचना मुल्तान के कवि, मुल्तान के कवि अब्दुल रहमान ने किए हैं। और यह ग्रंथ उस उपभ्रंश में से है जिसमें कि लहंदा, पंजाबी, सिंधी और पश्चिमी भारतीय भाषाएं जन्मी, सिंधी और पश्चिमी भाषाएं जन्मी। मेरुतुंग की बात की जाए, अगर मेरुतुंग की बात की जाए तो 14वीं शताब्दी में बात है, 14वीं शताब्दी के एक भारतीय लेखक, ये कौन है, 14वीं शताब्दी के भारतीय लेखक हैं, और उन्होंने 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की थी। हेमचंद की बात की जाए तो हेमचंद्र की, आचार्य हेमचंद, ये कली काल सर्वज्ञ महान गुरु हैं, ये समाज सुधारक भी रह चुके हैं, समाज सुधारक थे।
धर्माचार्य थे और गणितज्ञ भी थे। गणितज्ञ एवं अद्भुत प्रतिभाशाली मनुष्य थे। ठीक है, और इनकी रचना के बारे में अगर बता दूं तो काव्यानुशासन और छंदानुशासन कृतियां इनकी रचना में शामिल है। धनपाल जी के बारे में बात की जाए तो धनपाल जी के बारे में इनका एक पायलच्छी के नाम माला नामक का एक सर्व प्राचीन कोश है। सर्व प्राचीन कोश है। नेक्स्ट देखिए, शब्दों या पदों की आवर्ती होने पर होता है लाटानुप्रास, प्रत्यनुप्रास, व्यर्तानुप्रास या छेकानुप्रास। तो कौन सा होता है? लाटानुप्रास। लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार कब होता है? जब एक शब्द हो, एक शब्द, एक शब्द या वाक्य खंड, एक शब्द या वाक्य खंड की आवर्ती, ठीक है, उसी अर्थ में हो, उसी अर्थ में हो, पर तात्पर्य में भेद हो। ठीक है, तो उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, पूत कप सपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ भी पूत, यहाँ पूत कपूत है तो कह रहा है एक अर्थ या वाक्य खंड की आवर्ती उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य में भेद हो। यहाँ जो क्यों धन संचय की बात की है वहां पूत कपूत के बारे में बोल रहा है। अगली लाइन में क्यों धन संचय की बात सपूत के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो अर्थ में क्या है? भेद है। तो ये क्या है? लाटानुप्रास। इसमें शब्दों की या पदों की आवर्ती होती है, उसे क्या बोलते हैं? लाटानुप्रास। वहीं आपसे कोई पूछ ले कि छेकानुप्रास क्या होता है, फिर छेकानुप्रास जहां पर अक्षरों का रूप या स्थिति और क्रम एक जैसे हो, अक्षरों का रूप हो या उनकी स्थिति हो और क्रम एक जैसे हो, एक जैसे हो, वहां कौन सा होता है? छेकानुप्रास। जैसे बंदव गुरुपद, बंदव गुरुपद परागा। ठीक है, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। जहाँ अक्षरों का रस, स्थिति और क्रम सब एक जैसे ही हैं तो उसे छेकानुप्रास कहते हैं। वहीं वृत्तानुप्रास की बात की जाए तो जहां पे किसी भी पद में एक या अधिक वर्णों की, ठीक है, एक या अधिक वर्णों की एक से अधिक बार आवर्ती हो जाए, पद हो या वर्णों की एक से अधिक बार आवर्ती हो जाए। जैसे काम को है कलीमल करीगन। ठीक है, का अनुप्रास की तरह ही लग रहा है आपको ये। ठीक है, वर्त्यानुप्रास, वर्त्या मतलब बार बार आना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? देवरिया, प्रयाग, अलीगढ़ या वाराणसी। तो कहाँ की गई थी? अलीगढ़ में। तो अलीगढ़ में कब की गई थी? अगर आपसे पूछ ले, अलीगढ़ में 1877 में की गई थी भाषा संवर्धनी सभा। संस्थापक पूछ ले, अगर इसके संस्थापक पूछ लिया जाए, संस्थापक कौन थे? तो बाबू तोताराम थे, तोताराम। ठीक है, तोताराम, बाबू तोताराम के बारे में जो मेन चीजें पेपर में पूछ ली जाती है, ये एक अलीगढ़ के ही रहने वाले थे। अलीगढ़ के कहा? नंगला सिंह में रहने वाले थे। ठीक है,
1847 में इनका जन्म हुआ था, जन्म पूछ लिया जाए। और हिंदी के प्रचार प्रसार की बात की जाए कि हिंदी में अगर इनका प्रचार प्रसार पूछ लिया जाए, प्रचार और प्रसार पूछ लिया जाए, तो भारत बंधु पत्र निकला, भारत बंधु पत्र निकाला। और साथ साथ भारतवर्षीय भारतवर्षीय नेशनल एसोसिएशन, भारतवर्षीय नेशनल एसोसिएशन का गठन किया, भारतवर्षीय नेशनल एसोसिएशन का भी गठन किया। और 1894 में 1894 में सार्वजनिक पुस्तकालय की नींव रखी, सार्वजनिक पुस्तकालय की नींव रखी। इन्होंने 11 ग्रंथों की रचना की थी, 11 ग्रंथों की रचना की थी। और 7 दिसंबर 1902 में बाबूराम तोताराम का निधन हो गया। ठीक है, इतनी जानकारी बहुत है आपके लिए। आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? क्रियावाचक, क्रियावाचक, कर्मवाचक, कृतवाचक या भाववाचक? आम खाया जाता है तो कर्म किया जा रहा है ना, आम क्या किया जा रहा है? खाया जा रहा है, क्रिया की कर्म किया जा रहा है ना, तो आम खाया जा रहा है, इसमें कर्मवाचक है। क्रियाकर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार, पुरुष के अनुसार हो तो उसे कृतवाचक कहते हैं। जब वाक्य में ना तो कर्ता की प्रधानता हो, ना तो कर्ता की प्रधानता हो, और ना ही कर्म हो, और ना ही कर्म की प्रधानता हो, बल्कि भाव प्रधान हो, बल्कि क्या प्रधान हो? फिर भाव प्रधान हो, तो उसे क्या बोलते हैं? भाववाचक। जैसे उससे आगे, उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, पढ़ा जाता, तो ना यहाँ कोई कर्ता है, ना यहाँ कोई कर्म है। ठीक है, सिर्फ भाव है कि उससे आगे नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा जाता, तो ये भाववाचक है। कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? कटोरा दूध भर पिया, तो राइट आंसर क्या है? भर। भर शब्द कौन सा है? अवयव शब्द है। अवयव शब्द होते कौन से, ये भी आपको पता होना चाहिए। अवयव शब्द को आप अविकारी भी बोलते हैं, अविकारी शब्द भी बोलते हैं। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें लिंग, कारक, वचन किसी में भी परिवर्तन उत्पन्न ना हो, ऐसे शब्दों को बोलते हैं हम अविकारी। कौन कौन से हैं वो? जैसे कि आज, कब, इधर, इधर, किंतु, ठीक है, भर, ये सब, ये अविकारी शब्द होते हैं। अब इन्हें अवयव भी बोलते हैं, अविकारी भी बोलते हैं। अवयव या अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण। कौन सा? क्रिया विशेषण, जहां पे क्रिया की विशेषता हो, शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चले। जैसे वह धीरे धीरे खाना खाता है, खाना तो खाता लेकिन कैसे खाता है? धीरे धीरे, तो ये धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। नंबर 2 है संबंध संबंध बोधक, जिसमें किसी के संबंध का पता चले, संज्ञा या सर्वनाम का, शब्दों का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से पता चले। जैसे कि मंदिर, मंदिर के पास नदी है, पास नदी है। देखो मंदिर तो बहुत सारे होंगे, लेकिन इस मंदिर का संबंध किससे है? जो नदी के पास है। ठीक है, तो ऐसे संबंध बोधक होते हैं। नंबर 3 समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक कौन से होते हैं? जिनमें आप और की सहायता से जोड़ते हैं। जैसे कि वह दफ्तर से आया और सो गया, दफ्तर से आया और सो गया, और सो गया। तो 2 शब्दों या वाक्यों को आप संयोजक से जोड़ते हो तो समुच्चयवाचक। संयोजक कौन सा है? और। ठीक है, विस्मय व्याधि तो आप जानते ही होंगे। नंबर 4 है विस्मय व्याधि।
विस्मयादि, विस्मयादि बोधक आप जानते ही हैं, जैसे वह, अरे राम, ये इस तरह के शब्द आए, ठीक है। और निपात में भी आप जानते ही होंगे, निपात में तो, केवल, ही, मात्र, तक, भी, ये सब निपात शब्द हैं जो बात पे अधिक जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अपूर्ण क्रिया या प्रेरणात्मक क्रिया? जब किसी की सहायता से कुछ काम करवाया जाता है, देखो राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, प्रेरणा दे रहा उसे, ठीक है, तो प्रेरणा, प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती है। प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके, किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे से कराए, स्वयं ना करके दूसरे से कराए, तो उसे बोलते हैं प्रेरणात्मक। संयुक्त क्रिया ऐसी क्रिया जो दो अलग अलग क्रियाओं के मिलने से बने। संयुक्त क्रिया दो अलग अलग क्रियाओं के मिलने से बनती है, अलग अलग क्रियाओं के मिलने से बने, क्रियाओं के मिलने से बने। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है? जब एक काम पहले हो चुका हो, जब कर्ता के द्वारा एक क्रिया पूर्ण हो चुकी हो, एक क्रिया पूर्ण हो चुकी हो, क्रिया पूर्ण होने के बाद, पूर्ण होने पूर्ण होने के बाद दूसरी क्रिया हो, दूसरी क्रिया संपन्न, दूसरी क्रिया संपन्न। जैसे कि खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद, खाना तो खा लिया, अब खाना खाने के बाद सैर करता है, ठीक है, वह खाना खाने के बाद सैर करता है। अपूर्ण में अपूर्ण, जैसे महात्मा गांधी थे, लेकिन गांधी थे उनके बारे में अब कुछ और नहीं बोला गया, ये अपूर्ण है, ठीक है। जिसमें वाक्य, जिसमें कई बार क्या होता है कि क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट ना हो, अपूर्ण कहलाता है, अर्थ स्पष्ट ना हो। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि जरा ये बताएं कि कर्म के आधार पर क्रिया के, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताएं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद तो तीन होते हैं। सहायक क्रिया, ठीक है, सहायक क्रिया। नंबर 2 पूर्णकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया। और नंबर 3 द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया। और वहीं अगर प्रयोग के आधार पर पूछ ले, प्रयोग या संरचना के आधार पर पूछ ले, संरचना के आधार पर पूछ ले, तो कितने प्रकार के भेद होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक। ये आजकल इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। पूर्वकालिक के बाद सजातीय, सजातीय के बाद कृदंत क्रिया और नाम धातु क्रिया, नाम धातु। तो ये आपको 8 याद होनी चाहिए। प्रयोग संरचना के आधार पर 8 क्रिया होती है और कर्म के आधार पर सिर्फ 3 होती है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना उसे निरंतर कर्तव्य परक रहना है। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता असफलता प्राप्त होती है। असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनीषियों ने असफलता को ही सफलता की कुंजी कहा है। असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है जो उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि जब हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया सा लगने लगता है और हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोबारा प्रयत्न नहीं करते। ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। निराशा का अंधकार न केवल उसकी कर्म शक्ति वरन उसके समस्त जीवन को ही ढक लेता है। निराशा की गहनता के कारण लोग कभी कभी आत्महत्या तक कर बैठते हैं।
मनुष्य का जीवन धारण करके कर्म पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। विघ्न बाधाओं की सफलता का हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्म के मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद उत्साह है, उसमें ही जीवन की सार्थकता, ऐसा जीवन ही सफल है। कुछ आपके एग्जाम से लग रहा है, जितने भी एक्सपीरियंस प्रिपरेशन कर रहे हैं, निराश ना होए। जो पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं, जिनका सेकेंड अटेम्प्ट है, जोरदार प्रयास करते रहें। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? निष्काम भाव से, असफलता सफलता की चिंता किए बिना, आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना, या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी। निष्काम भाव से करते रहिए, सफलता की चिंता भी मत करें, इसको भी बिना किए, और आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे माना? धन को, परिश्रम को, असफलता को, शारीरिक बल को? असफलता को। क्यों? क्योंकि मनीषियों ने कहा था ना कि असफलता से आपको अनुभव मिलेगा और वो अनुभव ही आपको आगे जीवन में बढ़ाएगा। ठीक है। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? अपयश, अनुभव की संपत्ति, धन दौलत, आशा के पुष्प। तो अभी आपने पैसेज पढ़ा, तो क्या अनुभव करता है वो? अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। ठीक है, राइट आंसर यही हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते, यही वैसे राइट आंसर था। जो परिश्रम से जी चुराते हैं, जो नित्य व्यायाम नहीं करते, जो धन दौलत नहीं कमाते। यहाँ ये पूरा की पूरा जो पैसेज था वो दोबारा प्रयास करने के बारे में जोर दे रहा था, तो पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जीवन की सार्थकता किसमें है? हर समय सोते रहने में, बहुत सारा धन कमाने में, कर्तव्य कर मार्ग पर चलने के आनंद में, दूसरे से अपना काम निकलवाने में। तो पैसेज के अकॉर्डिंग क्या था? कर्तव्य मार्ग पर हर पल चलते रहें। ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियो लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।